वेलकम टू स्टडी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इतिहास एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जिसके प्रथम अध्याय को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसका नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज इस सीरीज़ का ये दूसरा अध्याय है, प्रारंभिक समाज, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना और जानते हैं इतिहास के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें। अध्याय 2, जिसका नाम है प्रारंभिक समाज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब ना किया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे। आरंभिक मानव मतलब जो शुरुआत के मानव थे, यानी आदिवासी टाइप। उन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। उनका जीवन प्राकृतिक था और उनका जो भोजन वगैरह था वो मांस, फल फूल यही खाया करते थे। वे आखेट पर निर्भर करते थे। आखेट यानी वो शिकार भी करते थे और उसी से वो मांस वगैरह खाते थे। मानव अग्नि से अपरिचित था, यानी कि उस वक्त उसको आग जलाना नहीं आता था। उनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था, इसका मतलब वो किसी एक जगह वो नहीं रहा करते थे। आदि युग में मानव कृषि कार्य व पशुपालक से परिचित नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरुआत के मानव थे वो प्राकृतिक जीवन में रहा करते थे। उनको कुछ भी नहीं पता था कि आग कैसे जलाते हैं या घर कैसे बनाते हैं, कहाँ रहना चाहिए, कैसे पेड़ पौधों को उगाते हैं, ऐसा उनको कुछ नहीं आता था। तो इसलिए वे क्या करते थे, आखेट यानी शिकार करके खाया करते थे। आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। मतलब ये लोग एक जगह नहीं रुका करते, जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है ऊपर। तो ऐसा इनका घूमने का कई कारण है, यानी इसके 4 कारण, मुख्य कारण निकल करके आए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। तो पहला कारण ये है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहेंगे, यानी एक जगह पे वो ज़्यादा टाइम तक रुक जाएंगे, तो वहाँ आसपास की चीज़ों के, यानी जो भी पौधे हैं, फल है, जानवर है, उसको खाकर ये समाप्त कर देते थे और भोजन की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या तो फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे चले जाया करते होंगे। यानी कि पहला कारण, ये जहाँ रुकते थे वहाँ के पौधे, फल, जानवर को खाकर खत्म कर देते थे और आगे और भोजन की तलाश में ये दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण ये बताया कि जो जानवर है वो जब आखेट यानी जानवर ही जानवर का जब शिकार किया करते होंगे तो उनके पीछे पीछे ये भी चले जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, यानी उनका जो मौसम होता है उसी टाइम पे उसमें फल वगैरह आते होंगे। तो जैसे कहीं पर ये रुके हुए हैं, गर्मी में अगर रुके हैं, गर्मी में किसी पौधे में अगर फल वगैरह नहीं आ रहे हैं तो ये क्या करते होंगे, वहाँ से मूव कर जाते होंगे ऐसे इलाकों में जहाँ पर उस वक्त में फल फूल उगते होंगे। तो इस चक्कर में भी वो जाया करते थे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलें और नदियों में बारिश का पानी जो है वो भी मिल जाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। हमने इस 4 पॉइंटों को अभी पढ़ा है जिसमें हमने जाना है। इसमें पहला कारण उन्होंने ये बताया कि वो जो है खाने की तलाश में जाया करते होंगे। दूसरा कारण ये बताया कि जानवरों का पीछा करते करते चले जाते हैं। तीसरा कारण यह बताया कि जो पेड़ पौधे हैं जिसमें फल फूल वगैरह लगते हैं वो अलग अलग मौसम में लगते हैं, तो ये उसके अनुसार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और चौथा कारण जो है वो ये बताया पानी की तलाश में। तो ये 4 कारण हैं उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और बातें। आगे लिखा हुआ है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, मतलब हमें मालूम कैसे चलता है उनके टाइम के बारे में या उन लोगों के बारे में। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी।
लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। मतलब कहने का ये है कि जो आरंभिक मानव थे उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई हैं अपने टाइम के लिए, यानी कि अपने यूज़ के लिए जो भी चीज़ें उन्होंने निर्माण की है, बनाई गई है, उनको देख करके उन्हें पता लगा कि उन्होंने उससे क्या क्या चीज़ें की गई होंगी। तो कुछ जो है जैसे लकड़ियों का यूज़ था, तो लकड़ियों के लिए इन्होंने क्या किया होगा, या तो ईंधन यानी कि उसको जलाने के लिए यूज़ किया होगा, या फिर झोपड़ियाँ बनाने के लिए यूज़ किया गया होगा, या औजार बनाने के लिए यूज़ किया गया होगा। पत्थरों के औजार बनाए इन्होंने अपने अपने टाइम में जो भी चीज़ें बनाई हैं उससे हमें पता चल रहा है इनके वक्त के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है आरंभिक मानव का निवास स्थल, यानी ये लोग कहाँ रहते थे। तो आरंभिक मानव पुरा स्थल में रहते थे, यानी जो भी आरंभिक मानव यानी शुरुआत के जो मानव थे जो आज से 20 लाख साल पहले थे, वो लोग कहाँ रहते थे, पुरा स्थल में। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तनों और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष वो जो उन्होंने छोड़ दिए हैं, पूर्णतः जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिनका कुछ छोटा मोटा हिस्सा मिलता है, उसे कहते हैं हम अवशेष। यानी ये कहाँ पे रहा करते थे, पुरा स्थलों में। आगे देखिए क्या लिखा है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये औजार ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। सीटेट 2021 जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आया था कि पूरा स्थल पर जो सामान मिलता है वो हमें किस किस जगहों पे मिलता है। तो वो हमारे को ज़मीन के ऊपर मिलता है, ज़मीन के अंदर मिलता है, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी मिलता है। भीमबेटका, हुंगी एवं कुरनूल गुफाएं भारत में ऐसे पुरा स्थल है जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर शिकारी खाद्य संग्राहक रहते थे। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित आवासीय पुरा स्थल है जहां आदि मानव रहते थे। आवासीय मतलब जहां पे लोग रहा करते थे। तो वहां पे कौन रहता था, आदि मानव रहते थे। यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में वे इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, यानी ये लोग इनसे बचा करते थे। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा नदी के पास है, यानी नर्मदा नदी घाटी के पास है। हमें इसमें पता लगा कि आरंभिक मानव कहाँ रहा करते थे, तो वे पुरा स्थल में रहा करते थे। जैसे भीमबेटका जो है, जो आज का मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वो भी एक क्या है, आदि मानव के रहने की जगह। फिर इसमें बताया गया है कि वे इसमें क्यों रहा करते थे, यानी कि वे गुफाएं, कंदराएं बना के रहा करते थे जिसमें उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मतलब पत्थर। तो पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। मतलब ये पत्थर के जो उपकरण, जो औजार बनाते थे, उसको दो तरीके से बनाते थे। पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर को हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था, यानी कि उसको पीट पीट करके आकार वगैरह दिया करते थे। मतलब वो क्या करते थे, एक हाथ में बड़ा पत्थर लिया, एक में छोटा, और छोटे वाले को से पीट पीट कर, हथौड़ी की तरह से पीट पीट करके छोटे वाले को क्या करते थे, वो एक आकार दिया करते थे जब तक कि वो एक उपकरण या औजार ना बन जाए। दूसरा तरीका था इनका दबाव सल्क तकनीक। दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रॉड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रॉड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे जिससे वंचित उपकरण बनाया जा सके। मतलब ये क्या करते थे ना कि जैसे किसी पत्थर से इनको औजार बनाना था, उसे एक जगह रख देते थे, फिर कोई दूसरी चीज़ से उसके साइड साइड में उसको जैसे काट काट करके ना थोड़ा थोड़ा करके उसे निकाला करते थे, यानी साइड साइड से काटते थे ताकि वो एक आकृति, एक शेप बन जाए उसकी, जिसके कारण वो एक औजार बन सके। मतलब ये दो तरीके हैं इनके। पहला ये है कि पत्थर से पत्थर को टकरा के, जैसे हथौड़ी से किसी चीज़ को पीट पीट के बनाया जाता है, और दूसरा ये होता है कि जिस चीज़ को बनाना है, जिसको आकृति यानी औजार बनाना है, उसको एक जगह टिका के रख दिया और दूसरे से क्या कहते हैं, जैसे छेनी वगैरह होता है ना, उससे साइड साइड से काट काट करके उसको एक शेप दी जाती है। उस तरह से ये यूज़ किया करते थे औजार बनाना। आगे बात करते हैं आग की खोज। आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी हमारे को यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश में जो कुरनूल गुफा है, यहाँ पर क्या मिला है हमारे को, राख के अवशेष।
मतलब राख। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग जैसे प्रकाश के लिए यानी रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए किया जाता था। मतलब आग का आविष्कार इन्होंने कर लिया था, जिसका अवशेष, जिसका प्रूफ हमारे को कुरनूल गुफा में मिला है। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे हमारे को राख मिली है। किसी चीज़ को जलाया जाता है इस तभी राख बनती है उसकी। मतलब ये लोग आग का यूज़ क्यों करते थे, यानी आग की खोज करके ये क्या करा इन्होंने आग जला करके, तो रोशनी के लिए, रात में इनको हो सकता है रोशनी की ज़रूरत हो। मांस पकाने के लिए, यानी कि अब तक ये कच्चा मांस खाया करते थे, अब शायद पका के भी खाने लगे। और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी, क्योंकि ये लोग जो है ना एक जगह रुकने लगे थे, गुफा वगैरह में रहने लगे थे, तो जंगली जानवरों का खतरा रहा करता था। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई, परंतु आग का उपयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में कि ये क्या है। भाषा एवं कला। होमो हैबिलिस सबसे पहले बोलने वाले लोग थे, यानी जिनने सबसे पहले बोला है वो लोग क्या हैं, वो लोग हैं होमो हैबिलिस। बोली जाने वाली भाषा और कला का विकास लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ है। मतलब आज से मात्र 40,000 से 35,000 साल पहले हुआ है, जबकि जो आरंभिक मानव थे वो 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आरंभिक मानव ने अपनी कलात्मक क्षमता का प्रयोग शैल चित्रकला के रूप में किया। जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। चित्र मतलब इन्होंने कुछ पिक्चर्स भी बनाई हैं जहाँ पे ये जिन गुफाओं में ये लोग रहा करते थे। ये गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाएं हैं, यानी एमपी और यूपी का साउथर्न हिस्सा। मतलब इन्होंने जो चित्र बनाए हैं इन गुफाओं के अंदर, जो गुफाएं हैं एमपी में और यूपी में, इन्होंने जो चित्र बनाए हैं जंगली जानवर के, वो बिल्कुल सजीव लगते हैं। सजीव मतलब जैसे कि कोई जानवर भाग रहा है तो इन्होंने उसका उस प्रकार का चित्रण किया है। तो ये सवाल भी आता है, ये सजीव चित्रण जो है ये हमारे को कहाँ से मिले हैं, तो ये हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें नीचे, दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी ग्रुप्स में भेजें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रागैतिहासिक काल। पुरातत्व शास्त्रियों ने प्रागैतिहासिक काल द प्री हिस्टोरिक पीरियड के कई नाम दिए जिनको युग कहा गया। तो देखते हैं कौन से युग हैं। तो इसमें पहला है पुरापाषाण काल। पाषाण मतलब होता है पत्थर, काल मतलब पीरियड। पुरापाषाण ग्रीक शब्द पेलियो और लिथिक से मिलकर बना है, जहाँ पेलियो का मतलब पुराना, वहीं लिथिक का मतलब पत्थर से है। 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक का टाइम पीरियड जो है वो पुरापाषाण काल का है, और यही सबसे लंबा काल भी है। पुरापाषाण काल को 3 काल में विभक्त किया गया, यानी कि पुरापाषाण काल इतना बड़ा टाइम है कि इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो है एक आरंभिक, एक मध्य यानी मिडिल, और एक है उत्तर यानी कि पोस्ट। पैलियोलिथिक पीरियड को भी फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ा जो काल है, यानी मानव इतिहास का सबसे बड़ा जो काल है वो पुरापाषाण काल है, जो 2 मिलियन वर्ष से लेकर के, यानी 2 बिलियन यानी 20 लाख साल से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक का रहा है। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, यानी शुतुरमुर्ग जो है ये कब हुआ करते थे, तो ये पुरापाषाण काल के टाइम में, पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम में हुआ करते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से प्राप्त हुए, यानी कि कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र का पटना पुरा स्थल। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है, यानी कि चित्र वगैरह भी बनाए हैं, और इन अंडों के मणके भी बनाए जाते थे। भीमबेटका, हुंगी, कुरनूल गुफाएं कुछ पुरापाषाणिक स्थल हैं। सेकंड है हमारा मध्यपाषाण काल, मीसोलिथिक पीरियड। यह वह समय था जब पर्यावरण में बदलाव होना शुरू हो गया था। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पूर्व तक, यानी पूर्व बोले तो आज से 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक के टाइम को हम मध्यपाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। इस काल में औजार यानी जो
इस काल में औजार प्रायः बहुत छोटे हुआ करते थे, जिसको सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता है। यानी कि ये एडवांस भी हो गए थे अपने पुराने काल के अकॉर्डिंग। और इस काल में औजार प्रायः बहुत छोटे हुआ करते थे, यानी कि जो पहले का टाइम था उससे बहुत एडवांस हो गए थे, जिसको सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक। थर्ड है हमारा नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। यह 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को कहा जाता है। यानी 10,000 साल पहले से लेकर के उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। यहाँ नव का अर्थ नए से है, यानी कि नव का मतलब जो है वो है नया। इस काल में यानी इस टाइम पीरियड के अंदर जो पत्थर के औजार थे वो बहुत ही परिष्कृत हुए, यानी कि और एडवांस हो गए, और धातुओं के हथियार यानी कि मेटल्स के औजार भी बनने शुरू हो गए। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके भी, जैसे बुर्जहोम, मेहरगढ़, दाउजली हेडिंग, महागढ़ा, हल्लूर, पय्यमपल्ली आदि नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। यानी हमने पढ़ा जो टाइम पीरियड है उसको प्रागैतिहासिक काल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। जैसे कि पूरा पाषाण काल जो सबसे बड़ा टाइम है मानव इतिहास का, 2 मिलियन साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। दूसरा जो हमारा वो है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक। इसी में पर्यावरण में चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस यहीं आए हैं। इसी टाइम के अंदर यानी इस वाले पीरियड के अंदर, मध्य पाषाण के अंदर जो है घास खाने वाले जानवर बढ़ने लगे, उनकी संख्या जो है वो बढ़ी है। उसके बाद है हमारा नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। इसमें जो है औजार जो है वो और भी एडवांस हो गए और धातुओं के हथियार बनने लगे, यानी जो हथियार बना है वो मेटल के हथियार हो गए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे बुर्जहोम, मेहरगढ़ा, दाउजली हेडिंग, महागढ़ा, हल्लूर, पय्यमपल्ली, ये नवपाषाणिक स्थल है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करें और आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, और आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। ये QR कोड स्कैन करके भी चैनल पर आ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।